वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे, वीडियोस आप प्रॉपर वॉच कर रहे होंगे। और अभी आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में मिस हो रहा था, रेसिड्यू, उसे आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि रेसिड्यू आखिरकार क्या है और ये किस तरह से फास्ट ट्रैक पर आंसर देता है। रेसिड्यू को लेकर के सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके मन में इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स क्लियर मीन्स मन में सवाल उठेंगे। आपके हर सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दे नहीं पाऊंगा, कारण ये टॉपिक एक्चुअल में एमएससी का है और ये टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हमारे यहाँ पर जो बीएससी थर्ड ईयर में है उसमें केवल इसका एक इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। बाकी जितने भी थ्योरम्स पीछे सीख करके आए हैं, काउचीज इंटीग्रल फार्मूला, काउचीज थ्योरम, पॉइजन थ्योरम, पाइसन थ्योरम और लॉरेंट, ये मतलब वेरियस चीज़ों का एक मिक्सअप फॉर्मेशन होगा और ये फास्ट ट्रैक पर आपको आंसर प्रोवाइड कराता है। लेकिन वो फास्ट ट्रैक पर आंसर लेने के लिए आपको एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना होता है, तो समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर केवल उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। क्या आप चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए, आज का मौसम ठीक नहीं है, मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है रेसिड्यू, अब रेसिड्यू का मतलब क्या है? बचा हुआ भाग। रेसिड्यू मतलब क्या? बचा हुआ। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब बचा हुआ का मतलब क्या? क्या बचा हुआ? क्या बचा हुआ? एक अपने पास एक क्लोज कंटोर है, सिंपल क्लोज कंटोर, ठीक है, जिसमें पोल क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ? पोल। जिस जगह पोल क्रिएट होगा उस जगह तो कुछ होगा नहीं। अब ये जो हिस्सा बच रहा है, जो भी, हम इसको कंसीडर करना चाह रहे हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हालांकि इसके इवैल्यूएशन के हमारे पास कई मेथड हैं, लेकिन हम लोग अभी आज की क्लास में किससे कंसीडर करना शुरू करेंगे? हाँ, रेसिड्यू से। रेसिड्यू में एक थ्योरम भी अपने पास आती है, काउची रेसिड्यू थ्योरम। थ्योरम का नाम क्या है? काउची रेसिड्यू थ्योरम। जो लोग बहुत ज़्यादा बहुत डीप में इसको जानना चाहते हैं, गूगल का प्रयोग करेंगे, टाइप करेंगे काउची रेसिड्यू थ्योरम, उसका प्रूफ समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें कुछ कुछ समझ आने लगेंगी। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कलेजा मजबूत करना होगा और एमएससी करना होगा, तो एमएससी में आपको ये बुक पढ़ने को मिलेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ब्रॉड लेवल पर। समझ गए? रेसिड्यू मतलब बचा हुआ भाग है। इतना इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपके लिए सफिशिएंट है। काउची रेसिड्यू थ्योरम को हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग केवल ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हाउ कैन वी इवेलुएट द रेसिड्यू। रेसिड्यू को इवेलुएट किस तरह से करते हैं? देन देयर आर 4 वेज टू इवेलुएट द रेसिड्यू। हमारे पास 4 तरीके होंगे रेसिड्यू को इवेलुएट करने के। तो समझने का प्रयास करते हैं। डेविड स्नीडर की बुक से ये आपको मैं बता रहा हूँ, बेहतरीन बुक है, आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने पर। रेसिड्यू, तो रेसिड्यू मतलब सबसे पहला जो इसमें केस जनरेट होता है तो उसको हम बताते हैं इफ fz हैज अ सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू a। z इक्वल्स टू a, ये कोई एक क्लोज कंटोर है हमारे पास C, और यहाँ पर एक रेडियस क्रिएट हुआ है जिसका सेंटर कहाँ पर है? A पर है, ठीक है। लेकिन ये जो पोल क्रिएट हो रहा है ये कैसा पोल है? सिंपल पोल है। जब सिंपल पोल का हम जिक्र करते हैं तो सिंपल पोल से कुछ बातें हमें समझ में आती हैं। इसका मतलब ये है कि 5z अपॉन z माइनस ए, यानी जो फंक्शन fz बन रहा है वो fz का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहा है। बोलो, रहा है या नहीं रहा है? बताइए श्वेता, बनता है या नहीं बनता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो fz है उसमें यहाँ पर डिनोमिनेटर पे जो z माइनस है उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो अगर fz हैज अ सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू a, तो इसको हम बताएंगे रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a। रेसिड्यू में RES लिखते हैं, क्या? RES, ठीक है। इक्वल्स टू लिमिट्स z टेंड्स टू a, फिर z माइनस ए और फिर fz। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहां पर z माइनस ए क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? z माइनस ए। सिंपल पोल था इसलिए पावर यहां पर क्या है? 1 है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो दूसरा केस यहां पर क्या बन जाता है? दूसरा केस बनता है, सेकेंड केस बनता है इफ, बोलो भाई, इफ fz हैज पोल ऑफ ऑर्डर n at
ऑर्डर m एट z इक्वल्स टू a, शायद लास्ट क्लास में m से पढ़ा रहे थे, किससे पढ़ा रहे थे, m से, n से, m से। तो आपको देखने को मिलेगा रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a लिमिट्स z टेंस टू a 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल डी m माइनस 1, क्या कहा, डी m माइनस 1 डी जेड m माइनस 1 z माइनस a टू दी होल पावर 1 और साथ में एफ जेड। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? एक चीज तो क्लियर है कि 1 अपॉन m माइनस 1 कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो ये लिमिट से इजीली बाहर आ जाएगा। तो समटाइम्स इस तरह से भी आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। डी एम माइनस 1 डी जेड एम माइनस 1 जेड माइनस ए टू दी होल पावर m और एफ जेड। ध्यान से देखो तो ये वाला स्पेशल केस होगा इस केस का। यहाँ पर कितनी पावर है, 1। अगर n ये m की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो d0 का मतलब क्या होगा, d0 का मतलब यही तो होगा कि उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 0 टाइम्स, मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ है। तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये आ गया, लिमिट अपनी जगह पर लगा हुआ है। और ये देखो 1 माइनस 1, सबसे कठिन सवाल, माने 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बढ़िया, तुम सब पढ़ने वाले लड़के हो गए, अद्भुत। रेसिड्यू z इक्वल्स टू a, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। केस नंबर तीसरा, केस नंबर थर्ड, और थर्ड केस अपने पास क्या बनता है भाई, थर्ड केस अपने पास क्या बनता है, बोलो भाई, थर्ड केस अपने पास क्या बनता है, थर्ड केस बनता है इफ एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म एफ जेड इक्वल्स टू फाई जेड अपॉन साई जेड, नहीं समझे, वेयर साई जेड साई ए, वेयर साई ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। फाई जेड अपॉन साई जेड का फॉर्म होना चाहिए और साई ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए तो जो आपको रेसिड्यू मिलेगा, रेसिड्यू एट कहाँ पर, रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए पर इस फंक्शन को हम बताते हैं लिमिट जेड टेंस टू ए फाई जेड अपॉन साई डैश जेड। नहीं क्लियर हुआ, फाई जेड अपॉन साई डैश जेड, ठीक है। यहाँ पर कुछ बुक्स में आपको एक पार्ट और देखने को मिलेगा, लिखा होगा फाई ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 और सेकंड में लिखा होगा फाई जेड इज एनालिटिक। क्या लिखा होगा, फाई जेड इज साई जेड इज एनालिटिक। क्या मेंशन होगा, साई जेड इज एनालिटिक। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब जब एनालिटिक की बात करेंगे तो याद रखना वो एनालिटिक का मतलब होल एंटायर प्लेन से नहीं होगा, वो कुछ फाइनाइट पॉइंट पर ही बात कर रहा होगा। नहीं समझे, क्लियर, नहीं समझे। कहने का मतलब ये है कि एफ जेड एनालिटिक तो है, लेकिन एफ जेड एनालिटिक इस पॉइंट के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, होल क्रिएट है। अब मेरी बात समझे, तो इसलिए हमने कहा कि वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ही होगा। एंटायर प्लेन का मतलब अब इसको भी आप डिस्कस कर रहे हो, तो एंटायर प्लेन पर नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। एक इसी में एक केस, लास्ट केस अपने पास और बच रहा है और इस केस को हम लोग यहीं पर एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, क्या बात बताते हैं, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, क्या बात बताते हैं, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी लिमिट्स z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का z एफ जेड, लिमिट्स z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का z एफ जेड। कोई समस्या यहाँ तक? कई बार क्या होगा, इससे बात नहीं बनेगी, कई बार कुछ क्वेश्चंस में इससे बात नहीं बनेगी। तो बात बनाने के लिए लॉरेंट एक्सप्रेशन या टेलर एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ टेलर, इन द एक्सपेंशन ऑफ टेलर, इन टेलर एक्सपेंशन। जानते हो टेलर एक्सपेंशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहाँ पर थे क्वेश्चन, मिला प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 252, प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 252। यहाँ पर लिख दो इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड,
इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, अच्छे समझ आ जाएगा। हालांकि ये है वही चीज़। आगे बढ़ा जाए आगे, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान है और कितना टफ है। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या बात कही जा रही है, बता रहा है फाइंड द रेसिड्यू एट दिस दिस एंड दिस। ये लो भाई, पहला सवाल आपके सामने, बोलो एफ जेड क्या है, बोलो भाई। मानसी बोलती क्यों नहीं हो? जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3, अरे जेड माइनस 1 टू दी पावर 4। ठीक है, सिंगुलरिटी को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बोलो सिंगुलरिटी में क्या क्या हम लोगों ने सीखा था श्वेता? 2 टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन से? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जब आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात करते हैं तब, जब आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात करते हैं तो न्यूमरेटर को 0 कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है प्रभात। और जब नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात करते हैं तब डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। जब लॉरेंट एक्सप्रेशन सुनाओ भाई श्वेता, इधर उधर नजरें घुमा लेने से बात नहीं बनेगी। बताइए कृतिका, क्या कहना चाहती हैं आप? कितनी गलत बात है। तुम सब लोग खुश हो गए होगे, वैसे मैं क्लास की शुरुआत में पूछने लगता हूँ, आज मैंने नहीं पूछा, तुम सब लोग खुश हो गए होगे हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? समेशन। लिमिट क्या चलेगी समेशन की? 0 टू इंफिनिटी, एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फिर ए एन जेड माइनस ए टू दी होल पावर एन प्लस, फिर क्या है? बंद कर दो भैया, पेज बंद कर दो, पेज पलट लो। फिर क्या है? समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू दी होल पावर माइनस एन। ए एन और बी एन के बीच में क्या रिलेशन है? ये देखिए, ए एन और बी एन के बीच में क्या रिलेशन है? बिल्कुल सही जवाब है, बी एन इक्वल्स टू ए माइनस एन। बहुत बढ़िया, बस चंद लोग ही जवाब दे पा रहे हैं ना, ये सस्ते कुछ बोल पा रहे हैं। कृतिका तो उधर बतियाने लगी, अभी हम पूछेंगे तो कहेंगे कि हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। बी एन समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो बताइए कीर्ति, समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू दी होल पावर माइनस एन को किस नाम से जानते हैं? केवल इतना पोर्शन, प्रिंसिपल। बिल्कुल सही जवाब है। अगर प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं तो प्रिंसिपल से 3 केसेस बनते हैं, सबसे तीनों केसेस गिनवाओ। पहला बनता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, फिर नहीं, दूसरा बनता है पोल, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, और तीसरा बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। ये वाला जो है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ये कब बनती है? ये कब बनती है? जब बी एन इक्वल टू 0 होता है। बस अगर आप बगैर देखे बता दें तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। खैर कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखेंगे। अनूप, मैं चाहता हूं कि तुम इस मार्क्स को उतार के फेंको और तुम कायदे से जो है जवाब दो हमें। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो यहाँ पर अब मुझे बताओ कि जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर पोल किस ऑर्डर का क्रिएट होगा? ऑर्डर 4 का। यहाँ पर और जब ऑर्डर 1 का पोल होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंपल पोल के नाम से जानते हैं। केवल यही एक लड़की है मानसी, मैं सच कहता हूं कि बस यही एक लड़की है मानसी, हाँ, जो पढ़ती है। हाँ मानसी, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अरे हाँ बोलो। अगर यहाँ पर ऑर्डर 4 का एक पोल क्रिएट हो रहा है, वो बोल रहा है रेसिड्यू जनरेट करना है कहाँ पर? z इक्वल्स टू 1 पर। हम रेसिड्यू कहाँ पर निकालेंगे? z इक्वल्स टू 1 पर। तो क्या सोल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी बताएंगे? fz हैज पोल ऑफ ऑर्डर 4 एट z इक्वल्स टू 1। बताइए भाई संदीप, कहाँ पर? z इक्वल्स टू 1 पर। किस ऑर्डर का? ऑर्डर 4 का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? 4th नंबर वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। अभिनंदन, पूरा मजा लेते हुए, मार्क्स के अंदर मुस्कुराते हुए। रेसिड्यू z इक्वल्स टू 1, अभी आज की क्लास में ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a के लिए फॉर्मूला क्या याद कराया? 1 अपॉन m माइनस 1। अभी m के लिए बताया था, m माइनस 1। m का काम क्या कर रहा है? m का काम 4 कर रहा है, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर लिमिट z टेंस टू a का काम 1 कर रहा है। फिर क्या जनरेट होता है? d 4 माइनस 1 अपॉन डी जेड 4 माइनस 1। बिल्कुल सही पर बात, आप बात सही कह रहे थे, मगर अखंड तो हमारे सो रहे हैं।
तो अभी हम कहीं सीधे लिख देंगे तो कौन को समझ ही ना आए, इसलिए एक लाइन बढ़ा दिया है। देखते हैं, बताइए दोपहर में कोई सोता भी है क्या, और वो भी इस मौसम में कोई सोता है? हाँ वो ये देखिए, बताइए आप, प्रशांत ने मुझे सही बात बताई। और ये जो लोग ये सोचते हैं कि वो क्लास में नहीं जाएंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, एक एक रिपोर्ट आती है। अभी अभी प्रशांत ने कहा जानबूझ करके नहीं आया है। मैं कहना चाहता हूँ अखंड तैयार कर लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो पूरी बुक सुनेंगे, पूरी बुक। हाँ, यहाँ से z माइनस 1 टू दी होल पावर 4fz। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, 3 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 1, ध्यान देना जरा, d3 अपॉन dz मीन्स क्यूब। यहां से z माइनस 1 टू दी होल पावर 4, fz की वैल्यू रखो जरा। fz की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है? z क्यूब अपॉन z माइनस 1 टू दी पावर 4 z माइनस 2 और z माइनस 3। कोई समस्या यहां तक? ठीक है, काम तुम लोगों के लिए थोड़ा सा जरा ज़्यादा है। यहाँ से तो 6 मिल जाता है, लिमिट z टेंस टू 1 मिल जाता है, डी क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब मिल जाता है। ये इसकी एक पावर मीन्स पावर, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, जिसके लिए भी रेसिड्यू जनरेट कर रहे होगे वो हमेशा कैंसिल होगा, हमेशा, क्योंकि वहां पर यहाँ पर वही चीज आती है जिसके लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, केवल ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा अलग रहेगा, इसमें डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3। यार इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे? 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, और 3 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में तुम्हें क्या करना होगा? वैल्यूज, ये लिमिट z टेंस टू 1 अप्लाई कर देना होगा। देखो यार, हम बहुत ज़्यादा तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम सब लोग बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं कर पा रहा हूँ बस वहीं तक मैं मदद कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z माइनस 2 z माइनस 3 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है? z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाया था जिसमें बताया था कि क्या, अगर अगर इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा है या उसके बराबर है तो हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड करा देना चाहिए। तो डिवाइड करा लोगे भैया? अच्छा तो फिर बताओ जरा, जेड स्क्वायर उल्टा लिख दिया है क्या? अरे यहां से जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, यहां से क्या जनरेट होता है? जेड क्यूब, कितने टाइम्स में? बिल्कुल सही जवाब है, माइनस 5z स्क्वायर प्लस का 6z, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 5z स्क्वायर माइनस 6z शायद 5 टाइम्स में, माने 5z स्क्वायर माने 25z और प्लस 30, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस मीन्स 19z माइनस 30। कोई समस्या? इस एक्सप्रेशन को ला करके हम कहाँ रखने जा रहे हैं? इधर पे 1/6 लिमिट z टेंस टू 1 डी क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब। यहां से क्या एक्सप्रेशन में देखने को मिलता है? कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर माने 19z माइनस 30 अपॉन डिवाइजर। बोलो भाई, बात समझ आती है नहीं आती है? 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितनी बार? 3 बार। और यहाँ पे पावर कितनी है? तो दूसरी बार में 0 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इवैल्यूएशन के लिए क्या बच रहा है? केवल ये वाला पोर्शन बच रहा है। अब इसको इवैल्यूएट करोगे और आफ्टर इवैल्यूएशन तुमको क्या करना होगा? लिमिट्स को अप्लाई कर देना होगा। तुम्हारा आंसर आएगा 101/16 ऑन सिंप्लीफाइंग। ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, सिंप्लीफाइंग कुछ नहीं, हम लोग कम बैक करेंगे, 1/6 लिमिट z टेंस टू 1 डी क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब। अचानक से दिमाग चल गया है, अभी जो हमने लिखा था वो लिखा था z प्लस 5 और फिर प्लस का 19z माइनस 30 अपॉन, ये जो है इसको वापस से रिवर्स करके लाओ जरा, z माइनस 2 और z माइनस 3। ठीक है, अब एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म पर है शशि, तो यहाँ पर हम मानसी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर पाओगे? पार्शियल फ्रैक्शन, संदीप सुन रहे हो? संदीप तो बोलते क्यों नहीं हो यार? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके और बी की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आएंगे? बोलो संदीप, आज इस क्लास को तुम्हारी जरूरत है। बोलो भाई संदीप, बोलते क्यों नहीं हो? 27 z प्लस 5 प्लस
जब a की वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल टू 2 यहाँ रख दिया, माइनस मिलता है, यहाँ पर रखा तो 19 दूनी 38, 38 में से माइनस का 8, माइनस का 8 मिल रहा है। ये देखिए माइनस का 8 अपॉन z माइनस 2 और फिर प्लस का b की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, 57, 30, 27, बिल्कुल सही जवाब है 27 अपॉन z माइनस 3। कोई समस्या यहाँ तक? मुझे लगता है भैया प्रभात की अब थोड़ी सी जान आ गई है। तुम बताओ ये बात सही है कि गलत है? अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो फिर मैं मान लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे और अब मुझे लगता है डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। सीधे करते हैं या स्टेप वाइज करें? सीधे कर दें। चलो आप सभी लोगों का सहयोग मिला, ध्यान देना जरा। इधर पे ही कर रहे हैं 1/6 लिमिट z टेंस टू 1, ध्यान देना जरा। इसको जब 3 बार डिफरेंशिएट करोगे 0 हो गया, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 0 + 0, यहाँ से जब पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का 1/x²। बोलो होता है या नहीं होता है? और नीचे पावर 2 आ गया है, ऊपर से एक माइनस मिला तो ये प्लस हो गया। फिर डिफरेंशिएट किया तो -2/z माइनस 2 का होल क्यूब, और फिर हमने डिफरेंशिएट किया तो 6 प्लस का 6/z माइनस 2 टू दी होल पावर 4। बोलो बनता है या नहीं बनता है? नहीं समझे? समझ गए भैया? अनूप जोर लगाए रही ना। फिर बताओ जरा, इसका जब पहली बार में डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 27/z माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर दोबारा डिफरेंशिएट क्या कर देगा? प्लस का 2/z माइनस 3 का होल क्यूब, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो -2 पहले मिला था, +2, पहली बार में माइनस, फिर प्लस, फिर -6। 27 गुणे 6 कितना होता है? 27 छिक्का, अरे 27 शिक्षा भाई, ये सीबीएसई बोर्ड वाले तो हमारे यहाँ हंसने लगते हैं। 27 × 6 कितना मिल जाएगा संदीप? 164। तो ये मिल जाता है 164/z माइनस 3 टू दी होल पावर 4। हाँ श्वेता मुझे ये बताओ, ये वाला डिफरेंशिएशन सही है? अच्छा, मैं कुछ कह थोड़ा ही रहा हूँ, वैसे भी मैं लड़कियों को कुछ कहता ही नहीं हूँ। हाँ अब जरा मुझे बताओ, हाँ अब जरा मुझे बताओ पहले ये वाला डिफरेंशिएशन सही है या नहीं है? एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 मिलता है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो प्लस का 2 मिल जाता है, तीसरी बार डिफरेंशिएट करने पर माइनस का 6 मिल जाता है, माइनस प्लस माइनस कर देता है। सही है यार, सही चल रहा है। एक काम करो जरा, यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई कर दो। जैसे z टेंस टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से -1 मतलब प्लस का 6 मिलता है। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? और यहाँ से माइनस का 162/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 2, अरे 4 कहाँ है? z1 रखा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 कैंसिल करो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 1/6, हाँ 81/8, 61, 6 माइनस 81/8। अरे आंसर ही नहीं आ रहा है। आंसर आना चाहिए कितना? 101/16। डिफरेंशिएशन गलत है, ये देखो ये गड़बड़ है यहाँ पर। अच्छा 48 होगा ना? बस ऐसे ही सब लोग दांत निकालो। 48। अब एक काम करते हैं, स्ट्रेटेजी बदल देंगे हम लोग। 6 कॉमन कर लिया जाए तो नहीं बात बनेगी? अच्छा यहाँ से कितना ले लें? 48। अब 48 अट्ठे नहीं पता है, 3 कॉमन हो जाएगा। देखो 3 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 देखो, 3 न्यूमरेटर से देखो 3 कॉमन हो रहा है तो 1/2, 16 तिहाई 48, 27 तिहाई 81 और 8, 16 छिका 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 में से 27 चले गए माने 101, 101/8 दूनी 16। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? देखिए आंसर को मैं बीच में ही ड्रॉप भी कर सकता था, लेकिन इस आंसर को टैली कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो मेथड है ये असल में आपके बुक में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए ताकि तुमको घर में जाके ये ना लगता कि लो सर ने मुझे बहका दिया। फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आराम से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तो मैं सोच रहा था कि इस सोल्यूशन को रफ कर दिया जाए, एज यू विश।
अच्छा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बताइए। श्वेता तो बिल्कुल बदल गई। श्वेता कहती है इस पर 1 मिनट। चलो अच्छा, जल्दी से हाथ चलाएंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिलहाल मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। बगल में लिखे हुए 4 मेथड्स को मैं टच नहीं करूंगा, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पाएं और अपनी सोच को कॉम्प्रिहेंसिबल बना पाएं। आगे समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जब भी हम लोग बात करते हैं पोल की, तो संदीप पोल का सेंस किस बात से होता है? पोल, बिल्कुल सही जवाब है। पोल का जो मीनिंग है वो नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी से होता है। पोल का मतलब किससे होता है? नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। और सिंगुलरिटी का मीनिंग क्या होता है? क्या बोलते हैं ये यशस्वी, सिंगुलरिटी का मीनिंग क्या है? फंक्शन इज सीजेस टू बी एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब क्या होता है? सही है, बाउंडेड होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मन में रह रहकर एक सवाल उठ रहा है, तो जरा पूछ भी लेते हैं। ये मुझे बताओ, ये वाला जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू दिस, ये फंक्शन कैसा होगा? ये फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। किस पॉइंट पर नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब है, आपकी बात एकदम सही है। गुड, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे हिसाब से इस बार एग्जाम में आना चाहिए, इसीलिए बार बार इस क्वेश्चन पे फोर्स कर रहे हैं। एक ये जल्दी जल्दी में जो है इसको थोड़ा सा मैंने रफ कर दिया है। जेड क्यूब अपॉन क्या था? जेड माइनस 1 टू दी होल पावर 4 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। समझने का प्रयास करेंगे। ये जो फंक्शन था, इसमें एक हमसे पोल जनरेट करवा रहा था जेड इक्वल्स टू 1 पर, दूसरा जो पोल जनरेट करवा रहा है वो देखो जेड इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, तो 2 और 3 में कोई एक ही बताएंगे जो अच्छा लगे, एज यू विश, जो अच्छा लगे। बोलो कृतिका, बोलो। 3 वाला, ठीक है, जनता ने 3 कहा है तो 3 के लिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या बताएंगे? एफ जेड हैज अ सिंपल पोल। सिंपल पोल कहां पर? एट जेड इक्वल्स टू 3। अब अगर ये बात सही है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? फॉर्मूला नंबर 4, फर्स्ट, सेकेंड नंबर में हेडिंग यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा गया है? पोल ऑफ ऑर्डर एम। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर में जरा ये देखो, पहले ही लाइन मारे बैठे हैं। यानी तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग को केवल कॉपी पेस्ट कराना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट कराना है। इधर से ये जो है इसको उचाल लेना और देखना कि वहाँ कहाँ पे ओवरलैपिंग कर पा रहे हैं। जिधर पे ओवरलैपिंग करे बस वही फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होगा। चलो ठीक है, बढ़िया। तो फिर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बताएंगे भाई यशस्वी, आप मुझे बताएंगे यहाँ पर किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। रेसिड्यू जनरेट करने के लिए RES लिखते हैं। यहाँ पर वो पॉइंट आता है जिसके लिए जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर लिमिट सप्लाई हो जाती है, लिमिट z टेंड्स टू 3, और फिर यहाँ पर आ जाता है z माइनस 3, और फिर साथ में आ जाता है fz। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी बिल्कुल चंद मिनट पहले ही आपको मैं शायद कुछ बता रहा था कि जिसके लिए जनरेट करोगे वो फैक्टर हमेशा क्या होगा? कैंसिल होगा। और यहाँ पर जैसे ही हमने fz की वैल्यू रख दी, z क्यूब अपॉन z माइनस 1 टू दी होल पावर 4, फिर z माइनस 2, फिर z माइनस 3। बोलो मेरी बात समझे या नहीं समझे? देखो यहाँ से 3 के लिए निकालो, 3 वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलिए भाई, सभी लोगों का साथ मिला तो फिर पता चलता है कि कैंसिल हो रहा है। जो बच रहा है संदीप, उसमें हमें क्या करना होगा? संदीप, जो बच रहा है उसमें, बिल्कुल सही जवाब है। और लिमिट सप्लाई करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? z इक्वल्स टू सिंपली 3 रख देना है। रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? तो 3 तिया 9 तिया 27, और z 3 माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस 16 3 2। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। नहीं, मेरी बात समझे? टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है। z इक्वल्स टू 2 के लिए आपके लिए होगा होमवर्क, अभिनंदन। मैं नेक्स्ट रन पे तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा। और HW क्या है? HW क्या है? z इक्वल्स टू 2 के लिए सिंप्लीफाई करना है। बात यहीं तक नहीं सीमित होती है। इसमें एक, ओ नो, इसमें तो दिया ही नहीं गया है। चौपट, सब चौपट। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या ही करेंगे। सपोज करो अगर हम इसी में बोलते, इसमें दिया नहीं गया, अगर सपोज करो हम बोलते z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर भी जनरेट करो, तब क्या करते हैं? लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, माइनस जेड एफ जेड। ठीक है, ध्यान देना जरा। अगर z इक्वल्स टू इन्फिनिटी की सच में बात हो रही होती, बता दें क्या इसी में? ठीक है, z इक्वल्स टू इन्फिनिटी दिया नहीं गया, लेकिन तब भी हम लोग उसे डिस्कस करना पसंद करेंगे। तो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए अगर हम निकालते तो रेसिड्यू z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। देखो यार, यहाँ पर दो टाइप के केसेस बनते हैं। एक वो जबकि यहाँ पर जब लिमिट लगाओगे ना, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो z टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी को पता है?
बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कितनी बढ़िया देखिए इन्होंने बात की, इन्होंने कहा है कि कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ z फ्रॉम न्यूमरेटर, कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ z फ्रॉम डिनोमिनेटर, कैंसिल कॉमन हाईएस्ट पावर एंड टू फाइंड आउट द लिमिट पुट z इक्वल्स टू इंफिनिटी। और ये जो हाईएस्ट पावर कॉमन करते हैं, इस पैटर्न पर कॉमन करते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन 1/z के फॉर्म पर आने लगे। संदीप ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है इन्हों, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। नहीं मेरी बात समझे? एक समस्या है यहाँ पर। कई बार ऐसा हो जाएगा तुमको कुछ इस तरीके का फंक्शन दिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक मान लो 10 दे दिया उसने, साइन अपॉन कॉस बन रहा है, इन्फिनिटी के लिए जनरेट करवा रहा है, बताओ अब यहाँ से साइन z की कोई सीरीज अप्लाई हो पाएगी? अगर अप्लाई कर दोगे, गलत जवाब है प्रशांत, इस जगह पर आप चूक गए। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो साइन z जो होता है उसका सीरीज असेंडिंग पावर पे चल रहा होता है। पावर कितना कॉमन करोगे नहीं पता चलेगा, इसलिए यहाँ पर दो टाइप के एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, एक ये और एक ये। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए। अब देखो जो केस बताने जा रहे हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, इसमें बताएंगे लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से माइनस का z f z। अभी देखो समझ आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का z। हाँ बोलो तो मानसी f z की वैल्यू हमारे पास क्या है? बहुत बढ़िया, z क्यूब z माइनस 1 टू दी होल पावर 4 z माइनस 2 z माइनस 3। अद्भुत अद्भुत। हाँ भाई बताइए भाई, अभिनंदन, क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही कि हाईएस्ट पावर कॉमन करना चाहिए न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, जो है वही रहेगा। और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन करेंगे तो एक तो यहां से कॉमन होता है, माने z की पावर 4, तो 1 माइनस 1/z। एक z यहां से कॉमन होता है, माने ये z, तो 1 माइनस 2/z। एक z यहां से कॉमन होता है, माने z 1 माइनस 3/z। देखो ये बात सामने निकली या नहीं निकली? वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेंगे तो अभी जो एल्गो सुना रहे थे फॉर n टेंस टू इन्फिनिटी, वो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ये कंसेप्ट आपको आपके मनोज सर ने भी सिखाया होगा, बीएससी पार्ट 1 बुक कन्वर्जेंस, और इसके अलावा आप लोगों ने इसी मेथड को 12th में भी सीखा होगा, एक टाइप लिमिट्स एंड टेंस टू इन्फिनिटी, बीएससी पार्ट 1 बुक डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी आप इसको चर्चा करके आए हुए हैं। चलिए यहाँ से देखिए ये सब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यार ये 1/z² बना रहेगा, 1/z² रहेगा, ध्यान देना जरा। जैसे ही इन्फिनिटी पुट करेंगे ये 0 तो ये 1 हो गया, ये भी 0 तो ये 1 हो गया, और ये भी 0 तो ये वाला 1 हो गया। 1 इंटू 1 क्या 1, इंटू 1 क्या 1। लेकिन 1/z² अपनी जगह पर अभी भी मेंटेन है। जैसे ही इन्फिनिटी दिया ओवरऑल रिजल्ट किसमें तब्दील हो गया? 0 में। क्या मेरी बातों को समझ पाए? क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पाए? ये 3 केसेस यहाँ से बता दिए हैं, ठीक है। अब इसी सीरीज में क्वेश्चंस को और आगे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। बोलो एग्जांपल नंबर 2 कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? एग्जांपल नंबर 2 कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बुक का मेथड नहीं देखना, इस मेथड को फॉलो करना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एक चीज तो क्लियर है, किस ऑर्डर का एक पोल जनरेट हो रहा है? ऑर्डर 3 का एक पोल, ऑर्डर 3 का एक पोल क्रिएट होगा, ठीक है। z इक्वल्स टू i के लिए देखो वो चेक करवा रहा है, रेसिड्यू z इक्वल्स टू i के लिए करवा रहा है, तो z² प्लस 1 के फैक्टर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस i। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो फैक्टर हो गए, z माइनस आयोटा, z प्लस आयोटा। किसके लिए वेरीफाई करवा रहा है? z इक्वल्स टू i के लिए करवा रहा है। तो भैया एक फैक्टर ये वाला जो है, ये वाला कैंसिल होना चाहिए। किस ऑर्डर का पोल है? ऑर्डर 2 का एक पोल है, तो कौन सा फॉर्मूला? ऑर्डर 3 का है, तो कौन सा? ये वाला, ये वाला। बोलो रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? सिंप्लीफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3, ये देखो प्रॉब्लम नंबर 3 डेड हो गया है, ये डेड प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें ऑर्डर 2 का एक पोल है और ऑर्डर 2 का एक पोल है, तो कौन सा अप्लाई करना चाहिए? फॉर्मूला नंबर 2 मीन्स ये मेथड नंबर 2। बोलो संदीप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? एग्जाम्पल नंबर 4, ये देखिए ये देखिए, ये बढ़िया सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? डिटरमाइन दी ऑर्डर ऑफ पोल। अब बताओ ये बच्चों वाला सवाल आया कि नहीं आया? कहता है डिटरमाइन दी ऑर्डर ऑफ पोल। ऑर्डर ऑफ पोल तुम लोग नहीं बता पाओगे? बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है कि पावर से हम बता देंगे। और दूसरा फिर उसमें क्या बता रहा है? कह रहा है एंड वैल्यूज ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो ये वाला केस बढ़ा जाए आगे। इसी में देख लेते हैं। और ये केस ये वाला बता रहे हैं cosec z। fz इक्वल्स टू कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? cosec z। fz कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? cosec z। तो fz इक्वल्स टू cosec z।
अब जब एफ जेड इक्वल्स टू कॉस एक्स जेड को हम डिस्कस करते हैं तो एक चीज तो क्लियर है, पॉलिनोमियल केस तो है नहीं, तो पॉलिनोमियल केस नहीं है तो ना तो ये एप्लीकेबल है ना ये एप्लीकेबल है। z टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस अपने पास बन नहीं पाएगा, मतलब इसके लिए मतलब ये जब भी होगा तो ये तुमको मेंशन होगा उसमें, z टेंस टू इन्फिनिटी वाला जब भी होगा उसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा बच रहा है, केवल यही वाला बच रहा है। इसका मतलब fz जो है देखो पहले ही मेंशन कर दिया है कि इफ fz इज अ फॉर्म ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो क्या ये इस फॉर्म पर है, फाइजेड अपॉन साइजेड के फॉर्म पर है, नहीं है। तो फाइजेड अपॉन साइजेड के फॉर्म पर हमने बना लिया, ये देखो बना करके fz इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन z। पोल क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है साइन z इक्वल्स टू 0 फॉर पोल। तो यहां से साइन z इक्वल्स टू 0, देन z इक्वल्स टू क्या बन जाता है, n पाई बन जाता है। n किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मींस लीस्ट वैल्यू रखो, तो लीस्ट वैल्यू जब हम रखते हैं तो इसके अंदर जैसे n इक्वल्स टू 0 रखा तो ये n इक्वल्स टू 0 पर आपको पोल क्रिएट करके दे देगा। जैसे z इक्वल्स टू 0 पर एक पोल क्रिएट होगा, सही है, z इक्वल्स टू 0 पर एक पोल क्रिएट हो रहा है, तो अब हमें कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, वो वाला फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 0। क्या जनरेट होगा, लिमिट्स z टेंस टू 0। ये फाई z का जो काम है वो तो 1 कर रहा है, और जो साई z का काम है वो साइन z, उसको डिफरेंशिएट किया देन कॉस z। कोई समस्या, यहां से आपको देखने को क्या मिलेगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा 1, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। यहां पर यार थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये वाला जो पोर्शन चल रहा है इसमें साई डैश ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 जाएगा, क्या जाएगा, साई डैश ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर, कोई समस्या, बुक में नहीं है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बाकी के देखो इसके बचे हुए क्वेश्चंस। अब मुझे नहीं लगता रेसिड्यू में कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, मुझे जल्दी से बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, बोलो होंगे या नहीं होंगे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, फटाफट जल्दी से हाथ चलाएंगे और कुछ बेहतर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कुछ बेहतर की तलाश में। देखो यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, ये जो चैप्टर है इसमें देख लो अभी कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है, फटाफट देख सकते हो। बाकी लॉरेंट और ये सब मुझे लगता है पहले से बता चुके हैं, ये लास्ट क्लास में सब हो चुका है। अभी भी इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत अभी हैंड रेस कर सकता है और वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ रुक करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है राउचीज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फटाफट इसको जल्दी से हाथ चलाएंगे, जल्दी से हाथ चलाएंगे, और फिर हम लोग इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत अभी आज ही हम लोग करेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं एक नई थ्योरम के साथ में, अच्छी थ्योरम है और इस थ्योरम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ।